हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी के एग्जामिनेशंस लेवल 1 और इसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और फिर से आपके साथ एक नए मॉक टेस्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे मॉक टेस्ट और बहुत सारे दूसरे भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सामग्रियां जो है वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करवाई जा रही हैं, तो आप वहां पर जाकर के और देखेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ओके, साइंस की सीरीज भी मैं आपको दिया हूं आरआरबी लेवल 1 के लिए, और ये जीके जीएस की क्लास आपके सामने उपस्थित। फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ मोटिवेशनल टॉक्स देता हूं, तो चलिए हम सब आज देखते हैं आज का टॉक क्या है। हार का डर मत पालो यारों, हार का डर मत पालो यारों, कोशिश छोड़ना ही सबसे असली हार है। ओके, यानी कि जब हम परिस्थितियों के सामने अपने सिर झुका देते हैं, मतलब कि हमारी हार वहीं पर हो जाती है, तो क्या करना है, हमें पूरे जोशो जुनून से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। रास्ते अगर हमारे सही होंगे तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। और आपको क्या चाहिए, किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर आप उसे क्रैक करते हैं तो आपको एक चीज मिलेगी, वो है उसका पद। और आपको कितने पोस्ट चाहिए, आपको सिर्फ एक पद ही चाहिए। ओके, तो जो एग्जामिनेशंस अभी आने वाले हैं रिसेंटली, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी क्यों न कर रहे हो, यू हैव टू ऑब्टेन 1 पोस्ट नेसेसरीली। आपको एक पद जो है वो उसमें से हासिल करना ही करना है। और ये पद हमें मिलेंगे कैसे, मैं प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में ये वाला एनिमेशन आपको दिखाता हूं। कौन सा? उचित मार्गदर्शन जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की शक्ति, क्षमता, यही वो चीज है जो हमें सफल करते हैं। और ये जो टारगेट आप देख रहे हैं बीच में, इसको हम अचीव तभी करेंगे जबकि ये तीनों चीजें जो है वो हमारे पास हो। तो उचित मार्गदर्शन तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, क्योंकि थंबनेल पर तो आप ये देख ही रहे हैं कि आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हो। तो मैं आपको उचित मार्गदर्शन दे रहा हूं। धैर्य उचित मार्गदर्शन के द्वारा आ ही जाता है, और लगातार परिश्रम करने की क्षमता आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके हासिल कर ही रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। 25 देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इससे पहले कि सेशन की हम शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे एक्सक्लूसिव क्लास का लाभ मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया, ये स्कोर अपना आप जरूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? When did महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? और ये 1930, ओके, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी का दांडी मार्च शुरू हुआ था। ओके, कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कुछ है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू। गांधी जी और उनके 78 साथी साबरमती आश्रम से जो है वो दांडी गुजरात तक लगभग 390 किलोमीटर पैदल चले और समुद्र में नमक बनाकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को व्यापक रूप से संगठित किया। तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से उजागर होते हुए, और इस चैनल की विशेषता यह है कि मैं आपको जो एमसीक्यूज पढ़ाता हूं उसके साथ साथ लंबी व्याख्या इसलिए देता हूं कि बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से एराइज हो रहे हैं, तो ये जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं तो इन्हें आप जरूर देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1942 एडी। ओके, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के आह्वान पे
भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट एट अगस्त 1942। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से राइज होते हुए और आप इस पर विस्तृत गहन करेंगे। बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। यह आंदोलन अत्यंत व्यापक, लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी, रेल और संचार व्यवस्था ठप हो गई। हालांकि यह दमन के कारण असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता की अंतिम नींव जो है वो रख दी थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ये लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। परंतु कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो ये है सी राजगोपालाचारी, परंतु यहां पर ऑप्शन बी होगा। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक। उसके बाद सी राजगोपालाचारी बन गए भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन योजना को लागू किया, इसने भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र बना डाले और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और आज तक जिसे ये दोनों देश झेल रहे हैं। भारत जो है वो इस संदर्भ में आतंकवाद को जो है वो झेल रहा है, तो ये माउंटबेटन की योजना थी। ओके, और इस उप महाद्वीप में इसने दो राष्ट्रों को जो है वो निर्माण कर दिया और एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का आधार जो है वो ये माउंटबेटन की योजना बनी। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हो फाउंडेड द ब्रह्म समाज, और ये हैं राजा राम मोहन रॉय। ओके, कब किया था इन्होंने? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी, ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका उद्देश्य समाज से सती प्रथा, बहुविवाह, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों को समाप्त करना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाने वाले राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ये बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। उन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्र भी निकाला और अंग्रेजी शिक्षा के जो है वो समर्थक भी थे वे, बहुत बड़े। बहुत सारे फैक्ट्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? एंड दिस इज स्वामी विवेकानंद। ओके, क्या फैक्ट्स है? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस के नाम पर था। इस मिशन का उद्देश्य था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक महानता का परिचय कराया। उनका संदेश युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे होते हैं, बार बार ये वाला पूछा जाता है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसके बाद जो है वो 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक महानता का परिचय। ओके, तो इसे आप देखते चलें। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? और यह है ईयर 1974। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, ये डेट याद रखिएगा, अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कोड नाम याद रखिएगा। इससे भारत जो है वो विश्व का छठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। ये वाला बात याद रखिएगा। और ये परीक्षण जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुआ था। ये जो है वो फैक्ट्स, 1 2 3 4 5 फैक्ट्स, और इसको आप याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तटीय वन क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज द लार्जेस्ट कोस्टल फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया? अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने परों को फैलाओ और आप देखेंगे कि आप कैसे नील गगन में उड़ते उड़ते अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखते हुए इस चैनल के माध्यम से एक नई कारवां जो हम बनाए हैं वो एक न एक दिन हमें अपने लक्ष्य की ओर ले तो जा रही है और हमें निश्चित तौर पे ये जो है वो लक्ष्य दिलवाने में सफल ये चैनल। भारत का सबसे बड़ा तटीय वन क्षेत्र तो ये है अंडमान निकोबार। ओके, कैसे डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस और यहां से पूछे जाने वाले प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो द राइट आंसर इज सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार मैंग्रोव फॉरेस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे विस्तृत रीजन में पाए जाते हैं और जैव विविधता में अत्यंत महत्वपूर्ण कोस्टल एंड आइलैंड फॉरेस्ट के रूप में जो है वो इन्हें हम जानते हैं। ओके, तो इन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें। भारत में मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडियाज हाई रेनफॉल रीजन एंड उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में असम, केरला और नॉर्थ ईस्ट भारत में जो है वो उच्च वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होती है। यहाँ की वनस्पति टॉल ट्रीज, डेंस कैनोपाई, एवरग्रीन प्लांट्स, ओके, इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में जो है वो हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत में शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ इंडिया? और ये हैं देवदार और पाइन जो है वो वाले वन जो है वो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, चलिए शीतोष्ण क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु होने के कारण देवदार, पाइन, ओक जैसे वनों का विकास होता है। इसे जो है वो टेम्परेट हिमालयन फॉरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में साल का प्रमुख वन क्षेत्र कौन सा है? वेयर इज द मेजर साल फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया? और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो है वो इलाका जो है वो यहाँ पे साल के वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? व्हाट आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट? वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? और ये पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, कहाँ पे ये? पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व भारत। मैंग्रोव फॉरेस्ट जलमग्न तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे विकसित होते हैं? जलमग्न तटीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यह सुंदरवंश वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र इसका है और इसे जो है वो ट्राइडल वाटर फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अमरावती कला किस क्षेत्र में विकसित हुई? द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन विच रीजन? तो यह है कृष्णा गोदावरी घाटी। दक्षिण भारत में बढ़ते हुए जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो हमें वहां देखने को मिलेगा और ये कला जो है वो वहीं पर विकसित हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्या कुछ यहां से सीख रहे हैं आप लोग? डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजों को आप यहां से सीखते हुए, और इन चीजों को मैं बहुत रिसर्च करके लाता हूं और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पिछले एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिले थे। तो आप यहां से बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को थाम करके पढ़ाई करें। संविधान के अनुसार असमानता के खिलाफ सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? और ये आर्टिकल है आर्टिकल 14। ओके, क्या कुछ कह रहा है? आर्टिकल 14 नागरिकों को समान कानून और समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद जो है वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अन्यायपूर्ण भेदभाव को जो है वो रोकता है। ओके फ्रेंड्स, ठंड का मौसम, आप सब भी अपना ध्यान रखें, जैकेट और स्वेटर को पहने और कानों में भी कुछ लगाएं ताकि ठंड के प्रकोप से बचें। और बिल्कुल एक डेडिकेटेड क्लासरूम और डेडिकेटेड टीचर एंड मोटिवेटर ऑल्सो, दोनों आपको जो है वो मिलकर के सफलता दिलवाएंगे। मैं श्री पूजन आपका एक टीचर और मोटिवेटर भी हूं और आपको निश्चित तौर पे मैं सफल करूंगा। संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? और ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत
आपातकाल के दौरान जो है वो क्या होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य संकट या खतरे की स्थिति में कानून और व्यवस्था को जो है वो बनाए रखना और राष्ट्र की सुरक्षा को जो है वो सर्वोपरि रखना होता है। तो बहुत सारे जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो यहाँ पर निलंबित कर दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो भाई मानिए कि इस तरह का माहौल बना हुआ है, कोई व्यक्ति जो है वो उलझुल जुलूल बातें बोलेगा तो निश्चित तौर पे उस समय एक्यूमुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। तो इन चीजों पर जो है वो पाबंदियां बना करके रखी जाती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष में 1/3 उसके सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ये जो है वो 6 इयर्स के बाद ऐसा होता है। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ और कर रहा है यहाँ पे। संविधान के अनुसार राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये तो होते हैं फ्रेंड्स 2 वर्षों में, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो पूछा जाएगा तो ये 6 इयर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो इनके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका उद्देश्य सदन में सततता और अनुभव का संतुलन जो है वो बनाए रखना है। ओके, कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य 1/3 ये हर 2 वर्षों के बाद। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? व्हेन वाज मनरेगा इम्प्लीमेंटेड? और ये था ईयर 2006। कांग्रेस की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और बिल्कुल ये वाला जो है वो डेट पूछा गया है, 2 फरवरी 2006 को लागू। कब लागू? 2 फरवरी 2006 को लागू। यह जो है वो कानून हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। बहुत बड़ा फैक्ट और एग्जामिनेशंस में कई बार दोहराया गया है। ओके, बेरोजगारी को मापने के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? Which organization is primarily responsible for measuring unemployment in India? और ये है NSSO। अब जो है वो इसका नाम बदल करके NSO कर दिया गया है। ओके, पहले इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहते थे, NSO, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट और आप इस पर ध्यान देना, ठीक है। NSSO पहले, अब NSO। और देश में बेरोजगारी का दर जो है वो उपभोग और सामाजिक आर्थिक आंकड़े के आधार पर जो है वो एकत्र करने का काम इसे है। इसके सर्वेक्षणों के आधार पर बेरोजगारी की दर निर्धारित की जाती है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क हब और स्विच में क्या मुख्य अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए हब एंड ए स्विच इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? पिछले एग्जामिनेशन से मैंने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से राइज किए गए हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। एक अलग डेडिकेटेड क्लास में लाऊंगा जो कंप्यूटर पे आधारित, और 150-200 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा दूंगा वहां से, तो आप इन क्लास को भी देख लेंगे। ओके, तो हब एंड स्विच में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? हब जो है वो सभी डेटा को सभी पोर्ट्स पर भेजता है, स्विच केवल सही डिवाइस पर। हब सेंड्स डेटा, ओके, हब जो है वो सभी डेटा को सभी पोर्ट्स पर भेजता है, और स्विच जो है वो केवल सही डिवाइस पर भेजता है। हब सेंड्स डेटा टू ऑल पोर्ट्स, स्विच सेंड्स ओनली टू द करेक्ट डिवाइस। ओके, सो द राइट आंसर इज ए, और आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन देखें। हब जो है वो एक बेसिक क्या है भैया, नेटवर्क डिवाइस है जो सभी कनेक्टेड डिवाइसेस पर भेज देता है, चाहे वह इंटेंडेंट रिसिपिएंट हो या नहीं। ओके, इससे कोलिजन और नेटवर्क कंजेशन बढ़ सकता है।
स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को केवल एक टारगेट डिवाइस तक ही भेजता है, जिससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बढ़ती है। ओके, तो ये दोनों में बेसिक अंतर हब और स्विच में हुए, आप इसे ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर में पोस्ट का क्या अर्थ है? व्हाट डज पोस्ट मीन इन ए कंप्यूटर, यानी कि व्हाट डज पोस्ट स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटर, एंड दिस इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, पोस्ट वह प्रक्रिया है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, रैम, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव आदि की जो है वो जांच करती है। ओके, बीआईओएस बीप कोड्स या एरर मैसेज के माध्यम से सूचित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर सुरक्षित है और सही रूप से चालू है। ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन द टर्म ऑफ कंप्यूटर इज पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके बच्चों, आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टैक का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैक इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? और लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, इसे आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म यहां से पूछा जाता है डेटा प्रबंधन के लिए। फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, डेटा मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कभी कभी। लिफो का LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड स्टैक तो आप जान ही गए। ओके, स्टैक क्या है भैया? एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसमें डेटा जो है वो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीके से एक्सेस किया जाता है। इसका मतलब है कि अंतिम डाला गया आइटम पहले निकलेगा। इसका उपयोग फंक्शन कॉल्स, अनडू ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस, इवोल्यूशन आदि में होता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन सा है जो कि शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आपने शायद संयुक्त राष्ट्र संघ वाली मेरी वीडियो देखी होगी, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को मैंने कवर किया है और कुछ और बच गए हैं। लगभग 4 वीडियोस में उसके लिए लाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में देता हूं, डायरेक्ट तो सिर्फ वो देता नहीं हूं ऑप्शंस, तो ऑप्शन के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, तो 25 करके ही मैं लाऊंगा और पूरी वीडियोस इसमें पूरे फैक्ट्स UNO से जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग कौन सा है जो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? Which principal organ of the United Nations is responsible for maintaining peace and security? ये है सुरक्षा परिषद। ओके फ्रेंड्स, ये है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह आवश्यकता अनुसार सैनिक कार्रवाई करता है, आर्थिक प्रबंधन और शांति मिशन भेजने का निर्णय ले सकता है। इसके निर्णय बाध्यकारी जो है वो बाइंडिंग होते हैं। तो इन सारे तथ्यों पर ध्यान रखें। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस और व्याख्याओं के साथ बढ़कर के संख्या लगभग इनकी 100 हो जाती है, और यही मैं प्रत्येक अपनी क्लास में करता भी हूँ। ओके, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। मैं डेडिकेशन के साथ क्लासेस भी आपके लिए ला ही रहा हूँ। ओके, एग्जामिनेशंस अटेंड हैं RRB लेवल 1, और इसमें आपको बाजी मारनी है। ओके, है ना। वंस अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताएं। ओके, तो बस जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब करते चलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि क्या कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और ओके, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।